हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु मस्ती जीएनएमटी पर। दोस्तों, मैं पिछले क्लास के सेशन में 250 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया था और आज लाए हैं उससे आगे 251 का। तो इसे चालू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचता रहे और याद करने में कोई दिक्कत न हो। तो चलते हैं आपका अगला सेशन। अब अगला क्वेश्चन है 251 का कि ऑस्ट्रेलिया के शीर्षधानी प्राणियों के अनुकूली विकिरण इनमें से किसका उदाहरण है। तो ऑप्शन ए में दिया है अपसारी क्रम विकास, ऑप्शन बी है अभिसारी क्रम विकास, ऑप्शन सी है साल्टेशन एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात अभिसारी क्रम विकास। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सी आनुवंशिक बीमारी होती है। तो ऑप्शन ए में है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, बी में है टर्नर सिंड्रोम, ऑप्शन सी में है दात्र कोशिका अरक्ता और डी में है डाउन सिंड्रोम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अर्थात डाउन सिंड्रोम। चलते हैं इसी तरह अगला क्वेश्चन में। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन स्वप्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए में दिया है दमा, बी में दिया है कैंसर, सी है अर्थराइटिस और डी में है हैजा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात अर्थराइटिस। मतलब स्वप्रतिरक्षा रोग का उदाहरण कौन है, तो अर्थराइटिस है। अब इसी तरह चलते हैं आगे। आपका अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन एक जैविक खाद नहीं है। ऑप्शन ए में है ओजोटोबैक्टर, बी में है बैसिलस यूरिजिएंसिस, सी में है एजोला और डी में दिया है अस्ट्रीडियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात बैसिलस यूरिजिएंसिस। मतलब इनमें से जैविक खाद नहीं है, बाकी ये तीनों जो दिया हुआ जैसे में हो गया ओजोटोबैक्टर, एजोला, अस्ट्रीडियम, ये सब जैविक खाद है, लेकिन बैसिलस यूरिजिएंसिस जैविक खाद नहीं है। बस चलते हैं इसी तरह आगे। आपका अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी बीमारी प्रति यूजर के द्वारा उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन ए में दिया है त्वचा कैंसर, बी में है हे ज्वर, सी में है गलगंड और डी में दिया है इंटेरिक ज्वर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात हे ज्वर। चलते हैं इसी तरह आगे। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन की मोटाई किस इकाई से मापी जाती है। तो ऑप्शन ए में दिया है डाप्सन इकाई में, बी में है अरब इकाई में, सी में है पास्कल इकाई में और डी में है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात डाप्सन इकाई। मतलब ओजोन की मोटाई डाप्सन इकाई द्वारा मापी जाती है। अब चलते हैं इसी तरह से आगे। आपका अगला क्वेश्चन हो गया कि चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए में दिया संतुलित क्षेत्र में, बी में है संक्रमण क्षेत्र में, सी में है नग्न भूमि में और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात संतुलित क्षेत्र में चरम समुदाय संतुलित क्षेत्र में पाया जाता है। अब चलते हैं इसी तरह से आगे। आपका अगला क्वेश्चन है कि F2 सांतति की बाह्य लक्षणी अनुपात अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या होता है। तो ऑप्शन ए में दिया है 3:1 और ऑप्शन बी में है 2:2 और सी में है 1:2:1 और डी में दिया है 4:4। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अर्थात 1:2:1। अब इसी तरह चलते हैं आगे। आपका अगला क्वेश्चन हो गया कि इनमें से कौन गलत जोड़ी है। तो ऑप्शन ए में हो गया जी ग्रेटर देन सी, ऑप्शन बी हो गया टी इजकल टू ए, ऑप्शन सी में हो गया ए इजकल टू यू और ऑप्शन डी में है टी इजकल टू यू। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी अर्थात टी इजकल टू यू। यह है जो गलत जोड़ी है, बाकी ए बी सी तीनों वो सब सही जोड़ी है। अब चलते हैं उसी तरह से आगे। अब आगे दिया हो कि बेलिस्नेरिया के पुष्प होते हैं। मतलब बेलिस्नेरिया के पुष्प क्या होते हैं। तो ऑप्शन ए में दिया है वायु परागित, बी में है कीट परागित, सी है जल परागित और डी है जंतु परागित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात जल परागित। मतलब बेलिस्नेरिया के पुष्प जल परागित होते हैं। अब चलते हैं उसी तरह से आगे है जेम्यूल्स निर्माण किस में होता है। मतलब जेम्यूल्स निर्माण किस में होता है। ऑप्शन ए में दिया है ईस्ट में, बी है हाइड्रा में, सी है अमीबा में और डी है स्पंज में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात स्पंज में। जेम्यूल का निर्माण स्पंज में होता है।
अब उसी तरह चलते हैं आगे। आगे दिया है कि पुनर्योगज प्रोटीन हिरुडीन का क्या इस्तेमाल है। तो ऑप्शन ए में है एंटीवेनम, ऑप्शन बी में दिया है एंटीकोगुलेट, ऑप्शन सी में दिया है एंटीबायोटिक्स और ऑप्शन डी में दिया है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात एंटीकोगुलेट। चलते हैं इसी तरह से आगे। आपका अगला क्वेश्चन हो गया मरुद विधि अनुकूलन का उदाहरण कौन सा है। तो ऑप्शन ए है मॉस, बी है जीनिया, सी गुलाब और डी हो गया नागफनी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अर्थात नागफनी। मतलब मरुद विधि अनुकूलन का उदाहरण कौन है, तो नागफनी है। अब चलते हैं इसी तरह से आगे। अगला क्वेश्चन है जल धारण क्षमता अधिकतम किसमें होती है। तो ऑप्शन ए में दिया है क्ले में, बी में है बालू में, सी में है सिल्ट में और ऑप्शन डी में है इनमें से सभी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अर्थात कले में। मतलब जल धारण क्षमता सबसे अधिकतम होता है इसमें कले में होता है। अब इसी तरह चलते हैं आगे। अब अगला क्वेश्चन है कि काजू निम्नांकित में से कैसा फल कहलाता है। ऑप्शन ए में दिया है यथार्थ, बी में दिया है बेरी, सी में दिया है नट और ऑप्शन डी में दिया है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात नट। मतलब काजू एक नट फल कहलाता है। अब चलते हैं इसी तरह से आगे। आपका अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका कौन निभाता है। तो ऑप्शन ए में है नॉन स्टॉक, बी में दिया है एनाबेना, सी है नील हरित शैवाल और डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात इनमें से सभी। मतलब नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका ये सभी निभाता है। जैसे में हो गया नॉन स्टॉक हो गया, एनाबेना हो गया, नील हरित शैवाल, ये तीनों निभाता है। चलते हैं उसी तरह से आगे। आपका अगला क्वेश्चन हो गया कि शुक्राणु किसकी मदद से जोना पेल्यूसिडा को विभेदित करता है। तो ऑप्शन ए में दिया है एक्रोसोम से स्राव, ऑप्शन बी है हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ऑप्शन सी है गर्दन के सेंट्रियोल एंड ऑप्शन डी में दिया है ए तथा बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात एक्रोसोम से स्राव, एक्रोसोम से स्राव। अब चलते हैं इसी तरह आगे। आपका अगला क्वेश्चन दिया है पादपों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी किसे माना जाता है। तो ऑप्शन ए में है बॉलबॉक्स, बी में है कारा, सी में है यूग्लिना और ऑप्शन डी में है इनमें से सभी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात यूग्लिना। मतलब कि पादपों तथा जंतुओं के बीच कड़ी यूग्लिना को माना जाता है। तो चलते हैं इसी तरह से आगे। अब अगला क्वेश्चन है अगुणित भ्रूणपोष निम्नांकित में किसकी विशेषता है। तो ऑप्शन ए है आवृत बीजी, ऑप्शन बी है अनावृत बीजी, ऑप्शन सी है फफूंद और ऑप्शन डी है शैवाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात अनावृत बीजी। मतलब कि अगुणित भ्रूणपोष अनावृत की विशेषता है, अनावृत बीजी की विशेषता है। चलते इस तरह से आगे। बोल रहा है अगला क्वेश्चन कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है, मतलब किसने लिखी। तो ऑप्शन ए में है चार्ल्स डार्विन। ये तो खैर हालांकि बहुत इजी ही क्वेश्चन है लेकिन फिर भी इसे बता देते हैं। ऑप्शन ए में दिया है चार्ल्स डार्विन, बी में है लेमार्क, सी है मिलर और डी में दिया है डेब्रिज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात चार्ल्स डार्विन। मतलब द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक चार्ल्स डार्विन है। अब चलते हैं इसी तरह से आगे। अगला बोल रहा कि कौन सा अंग एरिथ्रोसाइट की जलाशय के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन ए है ब्रिक, बी है हृदय, सी है स्प्लीन और डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात स्प्लीन। मतलब कि स्प्लीन एरिथ्रोसाइट की जलाशय के रूप में जाना जाता है। अब चलते हैं आगे। अगला है कि निम्नलिखित में से किस पौधों में स्वपरागण होता है। मतलब स्वपरागण कौन पौधा में होता है। ऑप्शन ए में है एक लिंगी में, बी है द्विलिंगी में, सी है ए तथा बी दोनों में और डी है किसी में भी नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अर्थात द्विलिंगी में। द्विलिंगी में क्या होता है, स्वपरागण होता है। अब चलते हैं आगे। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कीटभाक्षी पौधा, मतलब कीटभाक्षी पौधा कौन सा है। ऑप्शन ए है ड्रोसेरा, ऑप्शन बी है नेपेंथिस और ऑप्शन सी है अकेसिया एंड ऑप्शन डी है ए तथा बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात ए तथा बी
दोनों, मतलब कीटभाषी ये तत्व भी कौन होगा, ए में हो गया ड्रोसेरा और बी में हो गया नेपेंथिस। ये दोनों कैसा है, ये सब दोनों कीटभाषी पौधा है। चलते हैं आगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा कंद किसका रूपांतरण है, कंद किसका रूपांतरण है। ऑप्शन ए में है कली का, ऑप्शन बी में है तना का, ऑप्शन सी में है जड़ का, एंड ऑप्शन डी में इनमें से सभी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात जड़ का। कंद किसका रूपांतरण है, जड़ का रूपांतरण है। चलते हैं अगला में। आगे बोले कि प्रकाश रासायनिक धुंध में निम्न में से क्या नहीं पाया जाता है। देखिए यही वाला क्वेश्चन पीछे भी था, लेकिन लग रहा होगा आपको कि फिर भी वही वाला क्वेश्चन बता रहे हैं। नहीं, देखिए उसमें क्या बोला था कि किसमें है, लेकिन इसमें क्या बोला जा रहा है कि प्रकाश रासायनिक धुंध निम्न में से किसमें नहीं पाया जाता है। तो अधिकतर गलती स्टूडेंट को क्या होता है कि नहीं और है इसमें नहीं देख पाते हैं, डायरेक्ट जो याद किए हैं शर्टिंग मार देते हैं, वही गलत हो जाता है। लेकिन ये देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या बोल रहा है या नहीं है। तो इसमें क्या बोल रहा है, ऑप्शन ए में दिया है PAN, ऑप्शन बी है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है सल्फर ट्राइऑक्साइड और ऑप्शन डी में है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात PAN, मतलब प्रकाश रासायनिक धुंध PAN में नहीं पाया जाता है। बस ठीक है दोस्तों, आज का सेशन में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें, और फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।